यूनिट 3 का कुछ रिमेनिंग पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। सो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस किसको कहते हैं? तो सीक्वेंस मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब से लगाना, किसी चीज़ को लाइन से लगाना, उसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस यानी क्या? ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। A sequence Zn n varies from 1 to infinity is complex sequence if Z1, Z2 up to Z3 up to Zn up to so on all are complex number। अगर उसमें आने वाले सभी नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है i⁻n, यानी i की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? √(-1)। ठीक है, तो हम यहाँ पे n की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो i⁻1 क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। उसके बाद i⁻2 पुट करेंगे यानी i² - 1, फिर i³ रखेंगे तो i⁻³ = -i, फिर i⁴ = 1 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें Zn = 1/n + i n/n+1। यहाँ पर भी हम पहले 1 रखेंगे तो अलग नंबर मिलेगा, 2 रखेंगे तो अलग नंबर मिलेगा। तो ये भी सब क्या रहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर Zn भी एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस फॉर्म करेगा। उसके बाद है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। किसको कहते हैं? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी ऐसी सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, सिर्फ इतना ही। तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस Zn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट Zn = L। ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हम n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और लिमिट लेंगे तो उसकी वैल्यू हमको फाइनाइट मिलना चाहिए L। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो सीक्वेंस रहेंगी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेंगी और वो कन्वर्ज करेंगी L के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Zn = L और L एक फाइनाइट होगा। ठीक है, अब यही डेफिनेशन हम इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन में देख लेते हैं। तो अ सीक्वेंस Zn इज कन्वर्जेस टू L। ठीक है, एक सीक्वेंस रहेंगी जो कन्वर्ज करेंगी L को। कब? अगर हर एक एप्सिलॉन >0 के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन >0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Zn - L लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n > m। यहाँ पर यह डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी एप्सिलॉन कंसिडर किया, एप्सिलॉन एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू अगर हमने वहाँ पर कंसिडर की जो कि 0 से बड़ी हो, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? Zn और L का जो डिफरेंस है उस एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कब? जब हम m के आगे उसको बढ़ाकर लेके चले। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया Zn = 1/n + i n/n+1, इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे देखना है ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा वहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + i n/n+1। तो हम पहले 1/n की जगह पर अगर हम इन्फिनिटी पे लिमिट ले तो वो क्या हो जाएगा? 0 + i। अब देखो आगे हम लिमिट देंगे n/n+1 को, तो 0 + i लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? n अगर हम कॉमन निकाल ले नीचे से, तो n में से अगर n अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और आगे देखो यहाँ से हम n कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n नहीं था इसलिए हमको n यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1/n। अब देखो यहाँ पर 0 + i लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1/1 + 1/n। यहाँ पर बचेगा 0 + i। अब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर रहेगा 1/1 + 1/n की जगह अगर हम इन्फिनिटी रख दे तो वो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये हो जाएगा 0 + i और इसकी वैल्यू क्या आती है? 1। तो i × 1 यानी कि i होगा। 0 + i = i, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस है Zn ये कन्वर्ज कर रही है, i को कन्वर्ज कर रही है। ये वाली जो सीक्वेंस है इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है i।
तो ये जो सीक्वेंस है ये आई को कन्वर्ज कर रही है। सेकंड एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें आई रेस टू एन, यानी हम यहाँ पे एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो आई रेस टू इन्फिनिटी। तो अगर हम एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी अगर हम लेकर चलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इन्फिनिटी, क्योंकि आई रेस टू इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो रहेंगे वो डाइवर्ज करेंगे। तो इसी तरह से हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस Zn is diverges if limit n tends to infinity, Zn does not exist। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। एक एग्जांपल रिकॉल करेंगे बेसिक का। A geometric real sequence with common ratio less than 1, it converges to 0। कोई भी रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशो 1 से कम हो वो 0 को कन्वर्ज करती है। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस हमने ली है 1/2n और n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे इनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 यानी कि 1/2, उसके बाद 1/2 यानी कि 1/4, फिर 1/2 यानी 1/8, फिर 1/16 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से हमने यहाँ पर सीक्वेंस लिख दी है। और यहाँ पे जो नंबर है रियल है सारे के सारे, यहाँ पे आई नहीं है इसलिए रियल है। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी दो नंबर लो और उनका रेशो निकालो। जैसे मैंने यहाँ पर 1/4/1/2 कर लिया, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1/4/1/2। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 को ऊपर भेज देंगे तो वो हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद देखो 1/8/1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2। फिर आगे अगर हम 1/16/1/8 तो वो होगा 8/16 इज इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पर जो रेशो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। कोई भी दो टर्म ले लो उसका डिवाइड ले लो तो हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमको रेशो सेम मिले हर दो टर्म के बीच में उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल से अब यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखे 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब यहाँ पे देखो 4/2 करेंगे तो जवाब 2 आएगा, 8/4 करेंगे तो जवाब 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो जवाब 2 आएगा। देखो 4/2 का जवाब 2 आएगा, 8/4 का जवाब 2 आएगा, 16/8 का जवाब 2 आएगा, 32/16 का जवाब 2 आएगा, 64/32 का जवाब 2 आएगा। तो ये जो सीक्वेंस रहेंगी ये भी क्या रहेंगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रहेंगी। और यहाँ पे 2 जो रहेगा क्या रहेगा, कॉमन रेशो रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है। लेकिन 1/2 यानी कि आधा, और आधा जो रहता है 1 से कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस नोट्स के हिसाब से, देखो अगर कोई रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशो 1 से छोटा हो, तो पहले तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन रेशो 1/2 है जो 1 से छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली कि ये जो सीक्वेंस रहेंगी ये 0 को कन्वर्ज करेंगी। हम चेक कर सकते हैं। देखो कन्वर्ज करने के लिए हमको लिमिट लगाना पड़ती है इन्फिनिटी पे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 तो यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी रखने पर 1/2 इन्फिनिटी। अब देखो एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1/∞ इज इक्वल टू 0। यानी ये जो सीक्वेंस है 0 को कन्वर्ज करेंगे। तो दोनों तरीके से हमने यहाँ पर चेक कर लिया। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, शो दैट सीक्वेंस z z² z³ अप टू zn कन्वर्जेस टू 0 वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो सीक्वेंस है z फिर z² फिर उसके बाद z³ अप टू zn। ठीक है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा और उसके ऊपर अगर हमने पावर लगाते जाए तो ये जो सीक्वेंस रहती है ये कन्वर्ज करती है कॉम्प्लेक्स नंबर को, मगर कब, जब मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 हो। जब मॉडुलस ऑफ z क्या हो, लेस देन 1 हो। यहाँ पर हमको बताना है। तो किस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे, तो देखो टू शो z z³ z² अप टू zn अप टू सो ऑन कन्वर्जेस टू 0, यह हमको बताना है। तो यहाँ पे n नंबर की जो टर्म है वो यहाँ पर क्या है, z सफिक्स n इज इक्वल टू z रेस टू n। ये यहाँ पर जनरल टर्म है तो हम इसको zn से डिनोट कर लेंगे। अब देखो बताना है कि ये जो सीक्वेंस से कन्वर्ज कर रही है, यानी मुझे क्या बताना है बाय डेफिनेशन
कि एक ऐसा m मिलना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए zn लेस देन 0 का मॉडुलस छोटा है एप्सिलॉन से, ठीक है, ये होना चाहिए। मगर zn यहाँ पर क्या है, z रेस टू n लेस देन z रेस टू n है, तो z रेस टू n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ये यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, क्योंकि हमको क्या बताना है, कन्वर्ज करती है ये सीक्वेंस, ये बताना है। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ये सीक्वेंस बताना है ना, तो ये सीक्वेंस की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक अलग सीक्वेंस डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंसिडर द सीक्वेंस मॉडुलस ऑफ z रेस टू n, ये वाली सीक्वेंस में यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो सीक्वेंस मुझे क्या कैसी मिलेंगी, देखो पहले हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z। उसके बाद 2 रखेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। फिर 3 रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ z क्यूब अप टू सो ऑन मॉडुलस ऑफ z n अप टू सो ऑन। इस तरह से हमको यहाँ पर ये सीक्वेंस मिलेंगी। अब देखो ये जो नंबर होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक रियल नंबर होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया 1 + 2i, 1 + 2i, और इसका अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो इसका आंसर आएगा √5। यहाँ पर आई नहीं है, यानी कि ये क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। अब देखो ये जो सीक्वेंस बन रही है, ये कैसी सीक्वेंस बन जाएंगी, फिर रियल सीक्वेंस बन जाएंगी। ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर का क्यूब एक रियल नंबर, इस तरह से यहाँ पर हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस रहेंगी ये कैसी बन जाएंगी, रियल सीक्वेंस बन जाएंगी। और ये जो सीक्वेंस थी z स्क्वायर z क्यूब, ये कैसी थी, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस थी, ठीक है। अब साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसेस कम कॉमन रेशो लेते हैं, तो यहाँ पर देखो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ z, यानी यहाँ से एक बार मॉड z कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ मॉडुलस ऑफ z। उसके आगे मॉडुलस ऑफ z क्यूब अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो यहाँ से फिर एक बार कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर बचेगा मॉडुलस ऑफ z अप टू सो ऑन। यानी कि इसके बीच में का जो रेशो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ z। यानी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये जो सीक्वेंस कैसी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस मॉडुलस ऑफ z रेस टू n, यानी हम कौन सी सीक्वेंस लेकर चल रहे थे, ये वाली। तो ये वाली जो सीक्वेंस रहेंगी ये रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रहेंगी, रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद, इसका कॉमन रेशो क्या रहेगा, इसका कॉमन रेशो हमने यहाँ पर निकाला है, सबका रेशो आ रहा है मॉडुलस ऑफ z, क्या रहेगा इसका, मॉडुलस ऑफ z, ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमको दिया हुआ है गिवन मॉडुलस ऑफ z जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो हमने एक नोट पढ़ा था पीछे हमने एक नोट यहाँ पर पढ़ी थी कि कोई भी रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशो 1 से कम आए तो वो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है, वो जो सीक्वेंस रहती है 0 को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे ये वाली जो सीक्वेंस है ये रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और इसका कॉमन रेशो देखो, इसका जो कॉमन रेशो जो है वो मॉडुलस ऑफ z है, और इसका जो मॉडुलस है ये 1 से छोटा आ रहा है, इसका जो कॉमन रेशो है वो 1 से छोटा आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं ये कन्वर्ज करेंगी, ये जो सीक्वेंस रहेंगी कन्वर्ज करेंगी किसको, 0 को कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। ये जो सीक्वेंस रहेंगी 0 को कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। मगर बट मॉडुलस ऑफ zn जो होता है वो इक्वल किसके होता है, दरअसल मॉडुलस ऑफ z रेस टू n के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ का n हम यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं फिर, मॉडुलस ऑफ z रेस टू n, यानी z रेस टू n का जो मॉडुलस जो रहेगा, ये वाली जो सीक्वेंस रहेंगी ये कन्वर्ज किसको करेंगी, 0 को कन्वर्ज करेंगी। ये जो सीक्वेंस रहेंगी 0 को कन्वर्ज करेंगी। और हम इसी को अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा से लिख कर बताएं तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर दैन 0 सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0
जेड रेस टू एन माइनस ज़ीरो, ज़ीरो इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हमारा जो लिमिट वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख कर बता देंगे, ठीक है। यानी हमने क्या बताया, ये वाली जो सीक्वेंस है जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ये किसको कन्वर्ज करेंगी, ज़ीरो को कन्वर्ज करेंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड, जेड स्क्वायर अप टू जेड रेस टू एन अप टू सो ऑन कन्वर्जेस टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूफ किया इसको। हमने शुरुआत में क्या किया, यही जो सीक्वेंस थी इसके लिए हमने पहले रियल सीक्वेंस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की थी, वो हमने यहाँ पर रियल सीक्वेंस यहाँ पर डिफ़ाइन की, उसको बताया यहाँ पर कि ये रियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन रेशो 1 से छोटा है, इसलिए कन्वर्ज करेंगे ज़ीरो को। मगर यही जो सीक्वेंस है यहाँ वाला एन हम अंदर लिख कर बता सकते हैं। यानी हमने क्या बताया यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ जेड रेस टू एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना, यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। अगला थ्योरम है, लेट जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन, n is equal to 1 2 3 with a complex sequence. If Zn is equal to xn plus iyn converges to L is equal to L1 plus IL2, then xn converges to L1 and yn converges to L2। देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हमने लिया Zn, अगर वो सीक्वेंस अगर L को कन्वर्ज करती है, अगर ये वाली सीक्वेंस L को, अब देखो कोई भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे L1 प्लस IL2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो xn रहेगा ये कन्वर्ज करेगा L1 को और yn जो रहेगा कन्वर्ज करेगा L2 को, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हम देखते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर हम देखते हैं ये यहाँ पर भी इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी हम क्या करेंगे, अगर Zn इज इक्वल टू xn प्लस IYn अगर कन्वर्ज करता है L1 प्लस IL2 को, तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि xn जो रहेगा L को 1 को कन्वर्ज करेगा और yn जो रहेगा L2 को कन्वर्ज करेगा। इसी के उलट अगर xn अगर L1 को कन्वर्ज करा, yn अगर L2 को कन्वर्ज किया, तो हम क्या बताएंगे कि Zn जो रहेगा ये दोनों के समीशन को कन्वर्ज करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने एग्जाम्पल लिया Zn इज इक्वल टू 1/n प्लस in/n प्लस 1, तो यहाँ पे 1/n को xn से डिनोट किया है, yn को n/n प्लस 1 से डिनोट किया है। आगे अगर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हम देखो क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा n प्लस 1 प्लस in² इंटू n प्लस 1, इस तरह से हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आगे हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को n इंटू एन क्या हो जाएगा, n² n इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। यहाँ से देखो n इंटू एन n² प्लस n इंटू 1 इज n, यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Zn के ऊपर, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 प्लस in² अपॉन n² प्लस n। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट के अंदर हम लिमिट ले रहे हैं उसी का डेरिवेटिव लेंगे। तो एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई का यहाँ पर आई रहेगा। अब n² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2in। अब नीचे भी इसी तरह करेंगे, n² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2n होता है, और n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। एक बार फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और 2in का डेरिवेटिव क्या होता है, 2i होता है। अब ऑन करेंगे तो 2n का डेरिवेटिव होता है 2 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। अब देखो ये हो जाएगा 0 प्लस 2i यानी कि 2i, और 2 प्लस 0 यानी कि 2, 2 गेट कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या आएगा, i आएगा। i को हम किस तरह लिख सकते हैं, 0 प्लस i लिख सकते हैं। यानी हम क्या बता सकते हैं कि 1/n है, इसकी लिमिट आएंगी यहाँ पर 0, और n/n प्लस 1 जो है इसकी लिमिट क्या आएंगी यहाँ पर i। तो अगर हम करके देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n अगर हम रखते हैं तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से बता दिया।
और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम कॉमन निकालने के तरीके से कर सकते हैं या फिर डेरिवेटिव के तरीके से कर सकते हैं। तो n का डेरिवेटिव क्या आता है 1, n प्लस 1 का डेरिवेटिव, n का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 यानी कि 1, 1 अपॉन 1 इज़ 1। यानी हमने यहाँ पर क्या बताया कि इधर वाला जो पार्ट है 1 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि Zn अगर कन्वर्ज कर रहा है 0 प्लस i को, तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि Xn कन्वर्ज करता है 0 को और Yn जो कन्वर्ज करता है किसको कन्वर्ज करता है 1 को। यही चीज़ हमको यहाँ पर बतानी थी। अब ये जो चीज़ रहेंगी हम थ्योरम के हिसाब से देखते हैं। अब देखिए हम इसका प्रूफ देखेंगे बाय थ्योरम से। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि Zn एक सीक्वेंस है Xn प्लस IYn, ये एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज किसको कर रही है L को, और L को हमने यहाँ पर लिखा है L1 प्लस IL2 से। अब मुझे क्या बताना रहेगा कि Xn जो रहेगा L1 को कन्वर्ज करेगा और Yn जो रहेगा L2 को कन्वर्ज करेगा। देखो हम किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ पहले कि ये जो सीक्वेंस रहेंगी ये कन्वर्ज करेंगी L को। ठीक है, और मुझे बताना रहेगा कि Xn L1 को कन्वर्ज करेगा, Yn L2 को कन्वर्ज करेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस हम क्या कह सकते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Zn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि Zn किसको कन्वर्ज कर रहा है L को। देखो इस तरह से याद कर सकते हैं हम इसको। अगर Zn कन्वर्ज कर रहा है L को तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं Zn माइनस L। देखो ये प्लस से माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर लिखा है मैंने फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। यानी m हमको ऐसा मिलेगा कि उसके बाद हम जो भी नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिला m की जगह 5, तो जब मैं 5 से ज़्यादा लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा Z6 माइनस L का डिफरेंस आएगा एप्सिलॉन से छोटा, Z7 माइनस L से का डिफरेंस आएगा एप्सिलॉन से छोटा। यानी यहाँ पर मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई, इतना याद रख के चलो। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे कि Xn कन्वर्ज कर रहा है L1 को, Yn कन्वर्ज कर रहा है L2 को। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, Zn की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। तो Zn की वैल्यू है Xn प्लस IYn और L की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ मैं L1 प्लस IL2। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, इस तरह। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट ले लेता हूँ। तो Xn यहाँ से माइनस L1 इसको एक साथ कर लेता हूँ प्लस I। ठीक है, Yn यहाँ से माइनस IL2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। आगे देखेंगे हम यहाँ से Xn माइनस L1 प्लस, अगर यहाँ से I कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर बचेगा Yn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं अगर इसको सेपरेट लिख दूँ तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ फिर Xn माइनस L1 ये छोटा होगा किससे, ये पूरे से। देखो इतनी जो टर्म है ये बाकी की पूरी टर्म से छोटी रहती है। जैसे समझ लो यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर a, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया मॉडुलस ऑफ a और यहाँ पर लिया मैंने मॉडुलस ऑफ a प्लस b। तो ये जो रहेगा सिंगल वाला है तो यहाँ पर ये छोटा रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं सिर्फ इतना कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो इतने का मॉडुलस जो रहेगा ये पूरे के पूरे मॉडुलस से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा Xn माइनस L1 प्लस Yn माइनस L2, और ये किससे छोटा है एप्सिलॉन से छोटा है। समझ में आई बात यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट लिया है मैंने, तो इतना जो पार्ट है ये बाकी के पूरे पार्ट से छोटा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर इस तरह से भी अगर देखें, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2 और यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 प्लस 3, तो देखो यहाँ पर सिर्फ इसका जो मॉड है ये पूरे के मॉड से क्या रहता है, छोटा रहता है। तो सिर्फ इसका जो मॉड रहेगा ये पूरे के मॉडुलस से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं Xn माइनस L1 ये छोटा रहेगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। और यही डेफिनेशन किसकी है, यही से हम क्या कह सकते हैं कि Xn जो कन्वर्ज करेगा L1 को, क्योंकि ये डेफिनेशन ही कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसके लिए लेकर चला तो यहाँ से मैं इसके लिए भी करके देख सकता हूँ कि Yn माइनस L2 सिर्फ इसके का जो मॉडुलस है, सिर्फ इसका जो मॉडुलस है वो इसके पूरे मॉडुलस से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा Xn माइनस L1 प्लस Yn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं Yn माइनस L2
लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन m। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, वाई एन कन्वर्जेस टू L2। एक पार्ट हमने यहाँ पर प्रूफ करके बताया, यानी हमने क्या प्रूफ किया, हेंस इफ Zn इज इक्वल टू xn प्लस IYn कन्वर्जेस टू L1 प्लस IL2। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ किया कि xn जो रहेगा वो L1 को कन्वर्ज करेगा और yn जो रहेगा वो L2 को कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसका उलट मान कर चलता हूँ, कन्वर्स पार्ट। तो मैं मान लेता हूँ कि xn L1 को कन्वर्ज कर रहा है, yn L2 को कन्वर्ज कर रहा है। मुझे क्या बताना रहेगा यहाँ पे कि Zn इज इक्वल टू xn प्लस IYn जो रहेगा L1 प्लस IL2 को कन्वर्ज करेगा। तो इसको हम किस तरह प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व इसके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि xn कन्वर्ज किसको कर रहा है, L1 को। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, देखो किस तरह लिखते हैं हम डेफिनेशन, xn माइनस L1 है ना, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, इस तरह लिखेंगे। या फिर हम इसको इस तरह भी करते हैं, देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एप्सिलॉन बाई 2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज अगर कर रही है, यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0, है ना। अगर xn कन्वर्ज कर रहा है अगर L1 को, तो हम क्या कह सकते हैं, xn माइनस L1 जो रहेगा वो छोटा रहेगा एप्सिलॉन बाई 2 से। अब एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है, इसकी रीज़न आगे पता चलेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल n ग्रेटर दैन m1, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन m1, इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सिमिलरली yn जो है ये कन्वर्ज कर रहा है L2 को, yn जो है कन्वर्ज कर रहा है L2 को। तो यहाँ पर हम देखो सिमिलरली लिखेंगे yn माइनस L2 लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन m2। यहाँ पर मैंने m1 m2 ले लिया, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, m1 m2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन लगाई हुई है। अगर वो हर एक एप्सिलॉन के लिए अगर लिखते हैं, तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताना है, देखो मुझे बताना है यहाँ पे टू शो कि Zn जो रह रहा है वो कन्वर्ज कर रहा है L को, यानी मुझे क्या बताना है, दैट इज़ टू शो Zn माइनस L ये लेस देन किससे आना चाहिए, एप्सिलॉन से। ये मेरा प्रूफ है, तो इसी को मैं मानकर चल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसिडर Zn माइनस L। तो Zn की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, xn प्लस IYn माइनस L की वैल्यू L1 प्लस IL2, यहाँ पर लिखता हूँ। आगे अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो मुझे मिलेगा x1 माइनस L1 प्लस IYn माइनस L2, इस तरह से। अब देखो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ से अगर हम मॉड सेपरेट कर लेंगे तो क्या होगा, xn माइनस L1 प्लस I, ठीक है, I देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे प्लस yn माइनस L2, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इस तरह से है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस IB ये छोटा होता है हमेशा मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b से, ये छोटा होता है। किस तरह होता है, अगर आप देखना चाहे तो इस तरह देख सकते हैं कि अगर मैंने लिया 3 प्लस I, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 25, यानी क्या हो जाएगा 5। और अगर हमने इसको सेपरेट लिखा तो मॉडुलस ऑफ 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 4, तो ये कितना होगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब देखो सेपरेट करने के बाद ये वाली जो टर्म रहती है इससे बड़ी रहती है, 5 से बढ़ा रहा है 7, यानी कि जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या रहेंगी, इससे बड़ी हो जाएंगे, ठीक है। मगर हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि xn माइनस L1 जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, और yn माइनस L2 जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ठीक है। मगर ये कब हो रहा है, जब हम n को m1 से लेके चले, है ना, जब हम m1 से आगे बढ़ाए। और ये कब हो रहा है, जब हम m2 से आगे बढ़ाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों का मैक्सिमम मान कर चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लो ये जो है 5 के बाद काम कर रहा है और ये जो है वो 6 के बाद काम कर रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए
कि जो दोनों के बाद काम करे। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर ले कि जिसके बाद दोनों के दोनों काम करे। देखो इसको मान लो ये 5 के बाद ये चीज़ हो रही है और ये 6 के बाद ये वाली चीज़ हो रही है, तो हम कौन सा टाइम लेंगे या फिर कौन सा नंबर लेंगे कि जिसके बाद दोनों हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 6 में जो बड़ा रहेगा उसको मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, M1 और M2 में जो बड़ा रहेगा उसको मानकर चलूँगा। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, चूज़ M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 M2। तो M1 M2 में से जो भी बड़ा रहेगा उसको अगर मैंने मान लिया तो देखो ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, जो भी बड़ा रहेगा उसके बाद दोनों चीज़ें यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं फिर कि xn माइनस एल जो रहेगा वो छोटा रहेगा एप्सिलॉन से, और yn माइनस L2 जो रहेगा ये भी छोटा रहेगा एप्सिलॉन बाई 2 से, ये भी छोटा रहेगा एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, अब यही वाली चीज़ मैं यहाँ पर अगर रख दूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, Zn माइनस एल लेस देन इक्वल टू xn माइनस L1 प्लस yn माइनस L2। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, xn माइनस एल किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है। इसकी जगह भी मैं क्या रखूँगा, स्ट्रिक्टली लेस देन। एप्सिलॉन बाई 2 यानी क्या हो जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ से 2 गेट कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एप्सिलॉन। यानी हमको यहाँ पर क्या मिला, Zn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। और यही से हम क्या कह सकते हैं कि Zn जो रहेगा कन्वर्ज करेगा L को। यानी हमने यहाँ पर क्या बता दिया, ये जो कन्वर्ज कर रहा है किसको, L1 प्लस L2 को। देयरफॉर अगर xn कन्वर्ज कर रहा है L1 को और yn अगर कन्वर्ज कर रहा है L2 को, तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि Zn इज इक्वल टू xn प्लस yn कन्वर्ज करेगा किसको, L1 प्लस L2 को। ठीक है, L1 प्लस L2 को, यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी।